इस टॉपिक को समझने के लिए पेज नंबर 107 आप लोगों की केमिस्ट्री का जो हिस्सा है 8वें चैप्टर का, अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखो ना, इस पूरे एंगल के लिहाज से पीरियोडिक टेबल को प्रॉपरली देखो ना आप, तो आपको इन ग्रुप्स में वाज़ेह एक चीज नजर आएगी। ग्रुप 1 पर +1 चार्ज है, ग्रुप 2 में +2, ग्रुप 3 में +3। बात समझ आ रही? मैं आपको बताता हूँ, इधर देखो जरा सारे, इस तरफ बिल्कुल इधर देखो, एग्जैक्टली यहाँ पे देखो। इस हिस्से में अगर आप देखते हो ना, सारा चेकआउट करोगे तो ग्रुप 1 जब हम बाएं से दाएं तरफ इस तरफ मूव होते हैं तो हमें इन ग्रुप्स के अंदर प्रॉपरली चीजें नजर आ रही होती हैं। प्रॉपरली चीजें नजर क्या आ रही, मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर आप अगर तवज्जो दो, तो जब हम पीरियोडिक टेबल में यहाँ से ग्रुप 1 से ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की तरफ मूव करते हैं ना, तो इनका जितना ग्रुप नंबर है उतने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उतने इसके ऊपर। अगर ग्रुप 1 है तो इस पे कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? +1। कितना होगा? +1। अगर ग्रुप 2 है तो उसका +2, और अगर ग्रुप 3 है तो +3। बिल्कुल इसी तरह ये बात समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी है कि ये जो चार्ज है ना, असल में ये हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जितना चार्ज इस पर आ रहा है, जितना चार्ज इस पे हमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है, हमें शो किया जाता है, असल में उतना ही उसके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है, उतना ही उसके बाहर वाले शेल में। अगर हम बात करें कि ग्रुप 1 है तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें कि दूसरा ग्रुप है तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? और अगर हम बात करें कि ग्रुप 3 है तो उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ आ रही? नहीं समझ आई? और इसी वजह से इन ग्रुपों को हमने +1 चार्ज देते हैं, इसे +2 और इसको +3 का नाम देते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप ग्रुप पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेज होती हैं, कौन सी होती हैं? यानी ग्रुप नंबर 18 से इस तरफ जब हम आते हैं ना, इस तरफ मूव होते हैं, तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 17 आता है, ग्रुप नंबर, फिर ग्रुप नंबर, फिर ग्रुप नंबर 15, यानी 16, फिर 17, फिर 16 और फिर अब इनमें उलट चार्ज चलते हैं। यहाँ पे किस तरफ चल रहे थे? +1, +2, +3। अब यहाँ से उलट चार्ज रिवर्स चलेंगे, -1, -2, -3। दोबारा सुन लें, -1, -2, -3। -2, -3 माइनस का मतलब ये है कि इन्हें अपने इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए, यानी अपने बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए जिन्हें जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उतना इनके ऊपर माइनस चार्ज आता है, उतना इनके ऊपर। फर्ज करें अगर किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 5, 6 और, तो इसे और अपना 8 मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? कितने की? 1। इसीलिए इसका जो चार्ज होगा वो -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। लेकिन अगर फर्ज कर लो हमें 1 की बजाय यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हो, जिस तरह ये ग्रुप नंबर 16 वाले हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? -2। और अगर यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फिर कितने चाहिए होंगे? -3 या -3 आप कह सकते हो। तो ये ओवरऑल एक इंट्रोडक्टिव सा हिस्सा आपकी बुक में पढ़ा हुआ है। अब हमने जिन चीजों को पढ़ना है वो 4 चीजें, कितनी चीजें हैं? 4 चीजें हैं। एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन, और चौथी चीज यहाँ पर आपकी बुक में मेंशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या चीज है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये समझ आ गया सब बच्चों को? ओके। अब इस हिस्से को, इस पॉइंट को आपकी बुक में 8.4 का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया जी? 8.4 में हमने 4 बातों का भी पढ़ना है। बॉयज बी सीरीज, कितनी चीजों को पढ़ना है? एटॉमिक रेडियस, पहली चीज कौन सी है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब वन बाय वन ना हमने इन 4 टर्म्स को, ये आपके पेपर में इधर देख लें सारे,
लॉन्ग क्वेश्चन में भी आई हुई है। और अगर आपको अभी समझ आ गई, अगर आपको अभी समझ आ गई तो आप इन चारों को खुद अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपको पहले समझ आनी चाहिए, आपको पहले समझ आनी चाहिए। तो सबसे पहला हम जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, वो है एटॉमिक रेडियस। क्या चीज है? अब आपको खुद पता होना चाहिए, दायरे में मैथ की जुबान के अंदर आपने गौर से सुन लो कि ये जो हिस्सा होता है ना दायरा, इसके सेंटर से लेकर बाहर वाले किनारे तक का जो फासला होता है उसे रेडियस कहते हैं। क्या नाम देते हैं? इंग्लिश में उसे रेडियस कहते हैं और उर्दू में उसे रदास कहते हैं। क्या नाम देते हैं? और रेडियस भी इसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है। अब हमने किस रेडियस को डिस्कस करना है? एटॉमिक। एटॉमिक मतलब एटम के रेडियस को। किसको जी? अब आप अपनी बुक देखो ना, आप लोग अपनी बुक पे देखो तो आपकी बुक पे लिखा हुआ है कि एटम के बाहर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है ना, उसकी कोई हद नहीं होती, उसकी कोई हद नहीं होती। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फर्ज कर लो एटम के सेंटर में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस होता है ना। एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसके बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी कोई हद नहीं है, इनकी इलेक्ट्रॉन बेतरतीबी इसके लिहाज से वो बता रहा है कि इसकी कोई हद ही नहीं है, इसकी कोई। लेकिन एक शर्त उसने यहाँ पे बयान की, कहता है कि अगर दो एटम, कितने एटम जी? दो एटम जो बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे हाइड्रोजन होता है H2, क्लोरीन Cl2, ऑक्सीजन O2, ठीक है, जो नाइट्रोजन N2, फर्ज कर लो सेम टू सेम है ना, O2, नाइट्रोजन N2, H2 और क्लोरीन Cl2, अगर ये सारी चीजें सेम टू सेम है, अगर सारी चीजें सेम टू सेम है, तो फिर वो एक बात कर रहा है यहाँ पर कि फिर हम इसके एटॉमिक रेडियस को कैसे मालूम कर सकते हैं? हम इन दोनों एटम के एक और दो, अच्छा एक होगा तो न्यूक्लियस, एक होगा तो, लेकिन दो हैं तो न्यूक्लियाई, दो हैं तो, कहता है दो न्यूक्लियाई के दरमियान फासले के निसफ को, दो न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियाई है बच्चे? न्यूक्लियाई कितने हैं? दो न्यूक्लियाई के दरमियान फासले को, किसको जी? फासले के निसफ। निसफ किसे कहते हैं भला? निसफ कहते हैं आधे को। किसे कहते हैं जी? फासले के आधा। फर्ज कर लो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है मेरे ख्याल में कार्बन की। किसकी एग्जांपल दी है? कार्बन के दो एटम्स की। एक कार्बन का ये एटम है, दूसरा कार्बन का ये एटम है, और इनके दरमियान ये जो फासला है वो 154 यानी 154 पिकोमीटर है। कितना है? और कहता है इससे ना एटॉमिक रेडियस को बच्चे हमेशा याद रखना है, पिकोमीटर में मेजर किया जाता है। किसमें? पिको। और पिको जो होती है 10 की -12 पावर होती है। कितनी पावर होती है? और इसे पीएम में लिखा जाता है, पिकोमीटर। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। अब इधर देखें, बुक पे छोड़ दो, इधर देख लो। कहता है अगर दो कार्बन के एटम हैं उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला है वो 154 है। कितना है? और अगर इसका हम निसफ कर दें, इसका अगर हम हाफ कर दें तो कितना होगा? जल्दी से बताओ, 154 का हाफ कितना होगा? एक है 127, 119, 70, कितना होगा हाफ? 77। आपकी वैसे बुक पे भी ये लिखा था, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेते तो अब हमारे पास इधर देखें, इधर इधर बुक पे तो देखो ही ना, इधर ही देखो व्हाइट बोर्ड की तरफ। एटॉमिक रेडियस 154 का कितना आ गया? 77 पिकोमीटर। बात समझ आ रही? कहता है अगर आप एक एटम का एटॉमिक रेडियस मालूम करो तो मालूम नहीं कर सकते, लेकिन अगर दो एटम एक दूसरे के करीब आ गए और उनके दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान जो फासला होगा उसका जो हाफ होगा वो एटॉमिक रेडियस होगा, वो एटॉमिक। अब फर्क सिर्फ इतना है। अब ये तो आपको बात बड़ी इजीली समझ आ गई। अब हमने क्योंकि चार बातों को डिस्कस करना है तो पहले रुकें जरा, यहाँ पर समझें कि इसमें अजाफी चीज क्या है जो 9th में आप लोगों ने करनी। 9th में अजाफी चीज ये है कि आपने बताना है कि इनका ग्रुप में ऊपर से नीचे इनकी क्या वैल्यूज चेंज होती हैं, और पीरियड में जब हम जाते हैं तो इनकी क्या वैल्यूज चेंज होती है। इसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड क्या है। इसकी एग्जांपल आपकी बुक पे लिखी हुई है। अगर हम बात करें दूसरे पीरियड के एलिमेंट, किसके? दूसरे पीरियड के, ये समझ आ गया? वैसे दूसरा पीरियड जो है उसके एलिमेंट हमारे पास दिए गए जी, लिथियम है,
उसके बाद कौन सा है, बेरिलियम है, फिर बोरॉन है, उसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। फ्लोरीन और नहीं, यहां पे देखो जरा, इधर सारे बच्चे, लिथियम जो है यहां से जब हम मूव होते हैं तो ना, सुधर जा, मैं तुझे कह रहा हूं, यहाँ पे आप गौर से सुन लो, जब हम लिथियम में बाएं से दाएं जानब जाते हैं, यानी उधर से इस तरफ आते हैं ना, तो इनका एटॉमिक रेडियस का साइज कम होता है। एटॉमिक रेडियस का साइज, जैसे आप लोगों की बुक पे लिखा है, लिथियम का कितना है, 152, कितना है दूसरे का, फिर 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 उसके बाद, अब इसकी रीजन क्या है, इसकी वजूहात क्या है, या इसकी रीजन क्या है, इस चीज को हमने समझना है और हमारा ये टॉपिक ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। अपनी आप बुक पे देखो ना, तो कहता है जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जानब जाते हैं तो उसका साइज जो होता है अमूमन कम होता है, अमूमन साइज। वजह ये है, इसकी वजह ये है कि जब हम पीरियड में लिथियम से, ये लिथियम है, Li किसे कह रहे हैं, लिथियम से नियॉन की तरफ चलते हैं तो एटम के ब्रूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं। ब्रूनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स, इसके एग्जांपल देखें जरा, यहाँ पे लिथियम की अगर हम बात करें ना, लिथियम में दो शेल होते हैं, कितने शेल होते हैं भाई, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में, और दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में, तो इसका एटॉमिक रेडियस हो गया तकरीबन 152 के करीब, कितना हो गया। लेकिन जब हम ब्रोन में आते हैं, इसमें भी दो शेल होंगे, एक, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन, अब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उनकी कशिश बढ़ जाएगी, उनकी कशिश है, याद रखना बच्चों, जैसे ही हम ये लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता जाएगा। अगले ब्रोन में देखोगे तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इजाफा हो जाएगा, 1 2 और 3। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता जाएगा तो इनका साइज क्या होता जाएगा, साइज कम होता जाएगा, 1 2 3 और 4, और इसमें कितने होंगे, 5, और इसमें 6, और इसमें 8। आखिरी शेल में इस तरह करते कराते इनमें अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे, जिसकी वजह से इनका साइज बाएं से दाएं जानब कम होता जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई सब बच्चों। अब हमने अगली बात को यहाँ पे पढ़ना है। अगली बात ये है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो तब क्या होगा, तब साइज में इजाफा होगा, तब साइज में इजाफा होगा, तब साइज में इजाफा होगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अच्छी तरह से सुन ले सारे। साइज में इजाफा जो है, गौर से सुने, इधर देखें, जब हम बात करते हैं ना हाइड्रोजन की, ऊपर से नीचे, तो हाइड्रोजन का सिर्फ एक शेल है, कितने शेल हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। लिथियम के अंदर 2 शेल हैं, कितने शेल हैं, 1 और 2 शेल। जब आप नीचे सोडियम में आओगे तो सोडियम में 3 शेल हैं, कितने शेल हैं, 3 शेल हैं, कितने शेल हैं, 3, 1 2 और, तो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो ग्रुप के अंदर एटम का जो साइज होता है वो बढ़ता है, एटम का साइज। अब अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो उसका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, उसका एटॉमिक रेडियस भी। अब आप लोगों की बुक पे जो एग्जांपल दी गई है हम उसे फॉलो करेंगे, और वो यही है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम के एग्जांपल दी, इनकी वैल्यू फिर उन्होंने बताई हुई है। लिथियम का कितना था एटॉमिक साइज, 100, और इलेक्ट्रॉन की नहीं बात हो रही है, एटॉमिक रेडियस की बात करनी। फिर सोडियम का नीचे 200, फिर तो आप देख रहे हो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो इनका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इजाफा होता है। एटॉमिक रेडियस में क्या होता है, इजाफा होता है। बात समझ आ गई सबको। अब इसकी वजूहात, इसकी जो वजह है वो भी आप पा लें। पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे जाते वक्त बाद तदरीज
बढ़ जाता है। इसकी वजह यह है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एलिमेंट में मौजूद शेल्स की तादाद में बद तदरीज इजाफा होता है। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें, इस बात को समझे, तो पहले शेल एक था, हम ग्रुप में नीचे आए तो शेल कितने हो गए, 2 हो गए, फिर नीचे आए तो, और इससे नीचे जाएंगे तो शेल 4 हो जाएगी। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का इजाफा हो रहा था जब हम पीरियड में गए, लेकिन यहाँ पर ऊपर से नीचे जब हम आ रहे हैं तो इसमें शेल्स में इजाफा होता है। किस में इजाफा हो रहा है, शेल्स में इजाफा हो रहा है। यहाँ तक समझ आ गई? समझ आ गया एटॉमिक रेडियस का? यानी ऊपर से नीचे जब आओगे तो आपने यही बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा होता है, नंबर ऑफ। बात की समझ नहीं समझ आई? पक्की बात है, कंफर्म है, खत्म रेज कर दें इसे। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन। अगला टॉपिक कौन सा है, आयोनाइजेशन। आसान है, इधर देखें जरा, पहले इस लफ्ज को समझे। आयोनाइजेशन का मतलब है एटम का आयन में तब्दील होना। एटम का बहुत इजी है, सीरियसली कह रहा हूं, आप परेशान हो, विद इन 5 मिनट आपको ये टॉपिक समझ आने वाला है। देखो, किसी भी एटम को अगर हमने आयन में तब्दील करना है तो हमें 2 काम करने पड़ेंगे। कितने काम? 2 काम। पहला काम है कि हमें उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन को दाखिल करना, या फिर इलेक्ट्रॉन को। बस इतनी सी बात है। तो देखें जरा आयोनाइजेशन क्या है। फर्ज कर लें हमारे पास एक एटम है जिसका नाम है सोडियम। क्या है? सोडियम में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं भाई? और ये जो दूसरा शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 और ये तीसरे शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? अब बड़ी गौर से सुन लो ये बात, अगर अभी समझ आ गई तो समझ लो आगे आने वाली सारी जिंदगी में आपको ये बात समझ आ जाए। क्या है? सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? इसकी डेफिनेशन आपकी बुक पे लिखी हुई है कि वो कम अज कम एनर्जी जो किसी गैसी एटम में से, गैसी एटम के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या इलेक्ट्रॉन को खारिज करने के लिए दरकार हो, उस एनर्जी को क्या नाम देते हैं? यहां पर अगर आपकी बुक में लिखी हुई सोडियम की, तो सोडियम में से जब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो इस पे चार्ज कौन सा आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये कैटायन बन जाता है। क्या बन जाता है? कैटायन बनने के साथ इसका दूसरा नाम इलेक्ट्रोपॉजिटिव रख दिया जाता है। क्या नाम रखा जाता है? 2 बातें याद रख लेनी आप लोगों ने कि ये कैटायन बन जाता है, कैटायन, और दूसरा इलेक्ट्रो। नहीं चलना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैं करता हूँ बाद में क्लास। एक कैटायन बन जाता है और दूसरा इसका नाम क्या हुआ? अब आपकी बुक पे उन्होंने लिखा हुआ है कि एनर्जी चाहिए जी आपको तकरीबन 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी। कितनी एनर्जी चाहिए? 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए सोडियम के बरूनी शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अब बच्चों खुद देखो, आप इधर देखें जरा, सारे डायग्राम को समझो जरा। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन था, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस की कशिश है ना वो भी कम है। वो भी किसकी वजह से? भला ये जो 10 इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूम रहे हैं, समझ आ रही? इन 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से इस 1 इलेक्ट्रॉन पर
न्यूक्लियस की कशिश क्या है, कम है। इससे वैसे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या नाम देते हैं, आपकी बुक में नहीं है बट ये आपको पता होना चाहिए। तो शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इस शेल में से निकालेंगे एक इलेक्ट्रॉन को, जहां पर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, अब इन 8 इलेक्ट्रॉन में से अगर एक और इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालोगे तो क्या आपको लगता है 496 एनर्जी काफी होगी? हमें डबल एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी जी, बात की समझ आ रही, नहीं समझ आई होगी। तो दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए या दूसरी मर्तबा जब इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। आपको टॉपिक की समझ आ गई। अब फिर वही आखिरी इसका हिस्सा जो है, पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका ट्रेंड क्या है, ग्रुप में इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी ग्रुप में इसकी वैल्यू क्या है और पीरियड में इसकी वैल्यू क्या है। जो आपके बुक में जो एग्जांपल लिखी उसी को हम फॉलो कर लेते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल उन्होंने दी है, वो मैग्नीशियम की। किसकी है, मैग्नीशियम के बाहर ना 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है जी, मैग्नीशियम के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया, गौर से सुनना अच्छी तरह से, तब एनर्जी खर्च हुई है 737। मैग्नीशियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाला गया तो एनर्जी कितनी खर्च हुई, 737 किलो जूल पर। अब आपको एक फर्क नजर आ रहा है यहाँ पे, पूरा देखो जरा। सोडियम में भी तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाला था ना, है ना, लेकिन फर्क क्या था, तब एनर्जी 496 खर्च हुई है। यहां पर भी निकाला एक ही इलेक्ट्रॉन को गया है बट 737 क्यों भला? सवाल होना चाहिए था ना आप लोगों के, सर ये ऐसे क्यों हो रहा है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। अब यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने, 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन खींच रहे हैं। कितने खींच रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम के अंदर अब 12 प्रोटॉन हो गए और 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ज्यादा खींचने वाले लोग आगे, है ना। प्रोटॉन कितने हो गए, अब 12, कितने हो गए, और मैग्नीशियम के इस हिस्से में दो इलेक्ट्रॉन है। तो अब इन्हें खींचा ज्यादा ताकत से जा रहा है, इसीलिए इन्हें रिमूव करना या इन्हें यहां से निकालने के लिए 496 की बजाय 737 की एनर्जी खर्च हो रही। जब इसी में से यानी प्लस मैग्नीशियम के +1 में से एक और इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे, एक और इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो एनर्जी कितनी खारिज होगी जी, कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, 1400। तो क्या ये एनर्जी कम है या ज्यादा है, ये एनर्जी कम है या ज्यादा है या कम है, ज्यादा है। तो आपको पता चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाली तो 737 एनर्जी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब निकाला गया तो कितनी एनर्जी खर्च हुई, तो एनर्जी में इजाफा हुआ या कमी हुई। अब आखिरी हिस्सा हमने आप इस हिस्से में देखना है कि जी पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम पीरियड में जाते हैं तो इसकी वैल्यू में क्या इजाफा होता है, ये कमी होती है, या फिर जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इसकी वैल्यू में क्या इजाफा और क्या कमी होती है। चलो इस हिस्से को देख लो जल्दी से। यहां पर फिर उन्होंने दूसरा ग्रुप यूज किया, कौन सा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। पहले तो ये नाम याद कर लो अच्छी तरह से, इधर बुक पे लिखी हुई है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और नियोन। क्या है, अब इनकी वैल्यू अगर देखो, इसकी है 520, कितनी होगी जी, दूसरे की, फिर ये तो गड़बड़ हो रही है ना। अब आप पूरे इस स्ट्रक्चर को देखो, आप केमिस्ट्री वाले जितने बच्चे हैं, कि जब हम पीरियड में जा रहे हैं ना तो क्या इजाफा हो रहा है, दिमाग ठीक है आप लोगों का,
कमी भी हो रही है, इजाफा भी हो रहा है, कमी भी हो रही है। अब ये बात आपको यहाँ पे सीखने वाली, बड़ी गौर से आप अपनी बुक पे देखें जरा, इधर है, हाँ लिखा है आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू का ताल्लुक एटॉमिक साइज से, किससे है? एटम का रेडियस जितना कम होगा उतनी या उतना ही न्यूक्लियस ब्रूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शिद्दत से खींचेगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज भी बढ़ती या ज्यादा होती जाएगी। पीरियोडिक टेबल में पीरियड में बाएं से दाएं चलें तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बाद तदरीज बढ़ती है, जबकि ग्रुप में ऊपर से नीचे इसकी वैल्यू कम होती है। अगर आप पीरियड में जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, और अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो वैल्यू कम होती जाएगी। इसी के एग्जांपल यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं लिथियम की। लिथियम के साथ अगला हिस्सा है सोडियम। क्या है? सोडियम के बाद पोटाशियम, पोटाशियम के बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम। इनकी आगे वैल्यू जो है, सोडियम की कितनी है भाई? 496। नीचे कितनी है? 419, फिर 403, उसके बाद 377। तो ये वैल्यूज अगर आप ग्रुप में देखोगे तो कम होती है, और पीरियड में देखोगे बाएं से दाएं जाना तो इजाफा होता जाता है। बात की समझ आ गई सबको? अब अगला टॉपिक जो है इस हिस्से में, कितनी देर की होगी?